पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले, काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज नवाज के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वजाहत सईद खान। आज नवाज के महाज की बारी आ गई है। 2000 साल पहले मशहूर बादशाह जूलियस सीजर ने आलमान को ये 3 लफ्ज लिखे, वीनी वीडी विची। I came, I saw, I conquered. मैं आया, मैंने देखा और मैं फातेह हो गया। अब जूलियस सीजर ने ये एक जबरदस्त सी जंग लड़ी थी अपने मुखालिफ फानसीज के खिलाफ, और इतने स्टाइल में लिखा था, उसके पास वक्त नहीं था। उसने खाली अपने बॉसेस को, पार्लिमानी बॉसेस को लिखा कि मैंने आया, मैं देखा और मैंने फतह कर दिया, कोई बिग डील नहीं है। उसकी जो जर्नैली है इवेंचुअली उसके सर पे चढ़ गई और जूलियस सीजर एक सियासतदान बन गया। उसके साथ जो हुआ वो तारीख गवाह है और एक और मौजू है। मगर हमारे पास माशाल्लाह से एक ऐसा सियासतदान आया है जो अब वाकई लग रहा है कि हम पे जर्नैली करेगा। उसमें जर्नैलों वाले जरासीम लगता है अब माशाल्लाह से आ गए हैं। मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं। नवाज शरीफ वापस आ गए हैं और लग रहा है, काफी ऑब्वियस है कि जिस तरीके से वो वापस आए हैं, ये पिछले दिनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, महीनों में नहीं, बल्कि सालों में जिस तरीके से वो आए हैं, ये जो उनकी वापसी हुई है, इसकी सालों से प्लानिंग हो रही है। अपने जो डीप स्टेट के कॉन्टैक्ट्स हैं, अपने जो मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट के कॉन्टैक्ट्स हैं, अपनी अरब कॉन्टैक्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सब के साथ लग रहा है बड़े अरसे से मियां साहब ने ये रिटर्न जो है, अपनी वापसी जो है, ये प्लान की है। इसको इसलिए शायद इनको कम बैक किंग कहा जा रहा है, इसलिए इनको, इनका जो रिटर्न है उसको ट्रायम्फेंट रिटर्न कहा जा रहा है। ट्रायम्फेंट बहुत लंबा चौड़ा अंग्रेजी का लफ्ज है, मगर ये इन्हीं के सोशल मीडिया पे ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, नून लीग वालों के। ट्रायम्फेंट का मतलब है फातेहाना वापसी, ट्रायम्फेंट रिटर्न। मगर ये जो हीरोज वेलकम जो इन्हें मिला है, ऑब्वियसली हम सब ने इस पे बात कर ली है कि ये इसमें रियासती जो इदारे हैं और गैर रियासती इदारे हैं, उनकी सपोर्ट थी। एक तरफ ऑफ कोर्स पुलिस वाले इन्हें सलूट कर रहे थे, डीएमजी वाले इनके सामने झुक रहे थे। रियासती जो आपकी जुडिशरी है, जो आपकी बाकी जो नैब वगैरह है, उन्होंने इनको जो कस्टमाइज सर्विस एयरपोर्ट पे दी वो दी। ठीक है, फ्लाइट क्लियरेंसेज, बाय द वे हेलीकॉप्टर अगर आपके पास हो, भी आपके पास 50 करोड़ रुपए हो और आपके पास हेलीकॉप्टर हो और आप इधर से उधर जा रहे हो, उसके लिए भी आप क्लियरेंस चाहिए होती है। तो उसमें खाली एक दो इदारे नहीं थे, पूरा ऑल स्टेट इदारा था, क्योंकि हेलीकॉप्टर की क्लियरेंस जो होती है वो आपको सिविल एविएशन अथॉरिटी देती है। वो अथॉरिटी जो पीआईए को या एमिरेट्स को या एयर ब्लू को अथॉरिटी देती है। तो इसमें पूरी रियासत आप कह सकते हैं इन्वॉल्व थी। और बाय द वे सीएए को ऑब्वियसली रियासती इदारे, जो बाकी जो सिक्योरिटी रियासती इदारे हैं, एयरफोर्स भी आपको क्लियरेंस देती है अगर आप जहाज इधर से उधर जा रहे हो। तो इसमें एयरफोर्स, सीएए, नैब, ऐसे भी इदारे जिनका जो अभी तक शायद इस बयानिए में नहीं आए, इनके रिटर्न के बयानिए में, उन सब वो सब इन्वॉल्व थे। हालांकि अगर एयरफोर्स का जी चाहे, एयरफोर्स बोले नहीं भाई ये गलत है, ये रॉन्ग, क्या हेलीकॉप्टर है, ऐसे नहीं हो सकता, इट्स नॉट अलाउड, बट इट वॉज अलाउड। वो एक अलग कहानी है कि रियासती इदारों ने कैसे सपोर्ट किया, गैर रियासती इदारों ने कैसे बिके, उन्होंने क्या हरकतें की, वो तो कहानी नहीं है। वो एक शायद मेरे लिए कम से कम, मैं पाकिस्तानी मीडिया में 2002-03 जब मैंने ज्वाइन किया, जब पाकिस्तानी मीडिया डीरेगुलेट हो रहा था, उस वक्त कुछ और था, और मैंने जो 15-20 साल उसमें सर्व किया, बड़ी खुशी से, बड़े फख्र से सर्व किया। कल मुझे काफ़ी शर्म आ रही थी जिस तरीके से अखबारों ने और टीवी वालों ने इनके स्कार्फ की, इनके पसीने की, एक 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 चीज का इनका तज्जिया हुआ कि अब उनका पसीना निकल रहा है, अब वो खड़े हो गए हैं, अब उनका स्कार्फ है, स्कार्फ लिनन का है या स्कार्फ कॉटन का है। मगर छोड़ें, हेलीकॉप्टर्स को छोड़ें, नैब वालों ने जो कस्टमाइज्ड कस्टमर सर्विस दी है वो छोड़ें, जो फूल क्रेनों से फेंके जा रहे थे, क्रेनें ऑब्वियसली हुकूमत पंजाब की जो क्रेनें हैं उनको छोड़ें। सीसीपीओ इनको सलूट कर रहा है, कमिश्नर डीसी जो है इनके सामने झुक रहे हैं। ऑब्वियसली रियासती रिसोर्सेज जो बाकी जो लगी हुई हैं सबको छोड़ें। लग रहा था कि पाकिस्तान में एक ही इंसान है, बाकी कोई इंसान है नहीं, दैट्स फाइन। मगर हम उस स्टेज पे आज कंसंट्रेट करते हैं जिस स्टेज पे ये खड़े हुए थे। इनका बिहेवियर क्या था स्टेज पे, इनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी स्टेज पे, और मोर देन एनीथिंग ये जो इनका आज इन्होंने जो कल में जो ये किया है, ये जो पावर शो किया है, इसमें इनका बयानिया क्या था, ये कहना क्या चाह रहे हैं, और पिछली अपीयरेंसेस से इस अपीयरेंस के बनिस्बत हाउ वाज ही डिफरेंट। एक तो शुक्र है मुझे नहीं, मुझे क्यों निकाला वाली जो लाइन है वो इन्होंने नहीं इस्तेमाल की, वो एक मीम बन चुकी है, एक कंट्रोवर्शियल एक वो लाइन है। मगर इस सब में ये कैसे अलग थे, पुराना नवाज शरीफ किधर था और नया नवाज शरीफ कौन है,
یہ جسے نواز شریف 4.0 4.0 جیسے اس کا، کیونکہ سافٹ ویئر اپڈیٹ سب کا ہوتا ہے، نواز شریف کا بھی لگتا ہے ہو گیا ہے. مگر مور دین اینی تھنگ نواز شریف کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سینئر پاکستانی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ بہیو کر رہا تھا کہ لائک ہی از بیک، لائک کوئی الیکشنز آر اے ڈن ڈیل، لائک ہی از آلریڈی پرائم منسٹر، لائک یہ اس کی یہ اسپیچ ایک انوگریشن اسپیچ آپ کہہ سکتے ہیں. جو بندہ جب وزیر اعظم بن کے اسپیچ کرتا ہے آلریڈی لگ رہا تھا کہ یہ ہو چکی ہے. تو بات کرتے ہیں آج اسپیچ پہ. یہ جو اسپیچ ہے 25-30 منٹ لمبی جو یہ اسپیچ ہے جس کے لیے پورا پاکستان ایک طرف کر دیا گیا، اس اسپیچ میں انہوں نے بولا کیا ہے؟ ہم نے اسپیچ کے ٹوٹے دیکھے ہیں، ادھر ادھر دیکھے ہیں، مگر اس اسپیچ کا آج ہم ایک ورڈ انالیسس کر رہے ہیں، اسپیچ انالیسس کر رہے ہیں. کون سے الفاظ کتنی بار بولے، کیا بیانیہ ہے، پرانی چیزیں، پرانے جو میسیجز ہیں وہ، نئے جو میسیجز ہیں وہ، کس کا نام لیا کس کا نہیں لیا، کیا بولا اور کیا نہیں بولا. یہ آج کا محاذ ہے، خاص محاذ ہے. یہ آپ نے کہیں اور نہیں یہ اسپیچ انالیسس دیکھا ہوگا. شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب ضرور کریں، کامنٹ ضرور کریں. ہم نے سنا ہے کہ ہمارے خلاف ساتھ والے ملک کی جب ہم تنقید کرتے ہیں، اور خود آف کورس اپنے ملک کے اداروں کی جب تنقید کرتے ہیں، انہوں نے آئی ٹی سیلز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں جو مجھ جیسے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کے جو ولاگز ہیں ان کو ڈس لائک کرتے ہیں. اس سے ہماری جو ویورشپ ہے، آپ کی جو ایکسیسیبلٹی ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. تو پلیز اس کو کاؤنٹر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، انٹریکٹ کریں، پسند کریں اگر پسند آئے تو. آلرائٹ، سو لیٹس گیٹ انٹو دا اسپیچ انالیسس. اسپیچ انالیسس شروع ہوتی ہے ماشاءاللہ، بسم اللہ کرتے ہیں. پہلے تو اپنے بارے میں انہوں نے کیا باتیں کی. اپنا نام ماشاءاللہ سے میاں نواز شریف نے اپنا نام نواز شریف کم از کم 10 بار لیا. 10 بار کے بعد میں نے گننا چھوڑ دیا. مطلب نواز شریف کے بارے میں، نواز شریف کی پالیسیز نواز شریف سے ڈسکس کر رہا تھا. لگتا ایسا تھا کہ نواز شریف ادھر کھڑا ہے، ایک سٹیج پہ کھڑا ہے، ایک سامنے کھڑا ہوا ہے. تو ایک تو اپنا نام خود 10 بار لیا، اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف کا نام صرف 4 بار لیا، مگر اپنی بیٹی مریم کا نام 6 بار لیا کم از کم. پھر اپنی اہلیہ جو مرحوم ہو گئی ہیں کلثوم نواز صاحبہ کا 2 بار نام لیا، اپنی والدہ کا 1 بار نام لیا، اپنے والد کا 1 بار نام لیا، اور اپنے زخموں کا انہوں نے 3 بار مینشن کیا. مریم نواز پہ بہت کڑی انہوں نے ایمفیسس رکھا. مریم نواز کی جو ان کے ساتھ جو سزا انہوں نے پائی، مریم نواز روتی کیسے ہیں، مریم نواز کی کیا فیلنگز ہیں، مریم نواز کدھر تھیں جب انہوں نے کلثوم نواز کی بات کی، مریم نواز سے کلثوم نواز کی فوتیت کی، وغیرہ وغیرہ. مریم نواز پہ بہت ایمفیسس انہوں نے ڈالا. اپنے بیٹوں کا نام نہیں لیا مگر اپنے بیٹوں کو ایک ایک بار مینشن کیا، یہ اپنی سزا کے بارے میں جب بات کر رہے تھے. مگر اس سب میں آؤٹ سٹینڈنگ جو میں کہہ سکتا ہوں فیملی کی جو باتیں ہیں، اس میں 2 چیزیں آؤٹ سٹینڈنگ ہوئی کہ نواز شریف اپنے آپ کو نواز شریف کہتا ہے، میں نہیں کہتا، یا خود ہی سے بات نہیں کرتا، لگتا ہے ایک تھرڈ پرسن، ایک جو شہنشانہ رویہ ہے اس حساب سے بات کرتا ہے. اور دوسرا جو نواز شریف نے اپنی جو اس کے کہا جا رہا ہے جو اس کی ایئر اپیرنٹ ہے مریم نواز کو ایمفسائز کیا. یہ تو ان کی ذات اور فیملی کی بات ہوئی. پھر عمران خان کا جناب 1 بار نام لیا، مگر عمران خان کی تھیم پورے جلسے میں انہوں نے بکھیری. عمران خان کے بارے میں کہا کہ بس 1 بار نام لیا اور کہا کہ اب میں نام نہیں لوں گا، اور باقی صرف 1 بار نام لیا. مگر یہ ضرور اناؤنس کیا کہ میں انتقام نہیں لوں گا. انتقام کا لفظ 1 بار استعمال ہوا. بدلہ نہیں لوں گا، بدلے کا لفظ بھی 1 بار استعمال کیا. عمران خان پہ طنز کیا، کہتے ہیں تسبیح کا نام لے کے، تسبیح کا نام ایک جاب کیا انہوں نے. تسبیح کہا کہ میرے پاس بھی تسبیح ہے، میں لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتا. تسبیح والا جو جاب ہے، جو سنائیڈ ہے، جو سناکی ریمارک ہے، وہ 2 بار وہ جو چاقو ہے وہ چبایا. تسبیح اور درود شریف وغیرہ جو خان صاحب مشہوراً پڑھتے ہیں، وہ بھی لوگوں کو انہوں نے دینی ایڈوائز دی کہ آپ بھی پڑھا کریں، مگر لوگوں کو ضروری نہیں ہے کہ لوگوں کو سامنے پڑھیں، جب بھی پڑھنا ہے پڑھیں. خان صاحب کا نام لیے بغیر ایک اور چیز بولی، بغل میں چھری منہ پہ رام رام، یہ بھی 1 بار یہ محاورہ استعمال کیا. اور پھر پگڑی اچھالنا میری عادت نہیں ہے، یہ بھی بولا. یہ 1 بار نہیں 2 بار بولا. ہاں، پاکستان تحریک انصاف کے جو جلسے ہیں ان پہ بھی ایک انہوں نے سنائپر اٹیک کیا. پوچھا اپنی اسپیچ کے دوران بہنیں کدھر ہیں. بہنیں اوبیسلی ایک کونے میں تھیں. اکثر پی ایم ایل نون اور دیگر اور پولیٹیکل پارٹیز، شاید پی 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 کلوز آتی ہے خواتین کی ریپرزنٹیشن میں. جو جلسے ہوتے ہیں ان سب پارٹیز میں ہم نے دیکھا ہے، پی ٹی آئی میں سب سے زیادہ خواتین
की रिप्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद शायद हमने जो देखा है पीपीपी के स्पेशली अंदरून सिंध में जलसों में ठीक ठाक खवातीन होती हैं, बाकी जो पार्टीज हैं उनके जलसों में इतनी खवातीन नहीं आती, मगर इनको ढूंढना पड़ा। जब इन्हें बहनें मिल गई तो उन्होंने एक बहुत एक सार्कास्टिक किस्म का, मैं कह सकता हूँ सार्काज्म तो फिर भी एक बड़ा पोलाइट अल्फाज है, लफ्ज है, मगर इन्होंने एक डॉग विस्लिंग की कि देखो ये नाच नहीं रही, इधर ढोल नहीं बज रहे, इधर नाच गाना नहीं हो रहा, देखो बहनें कितनी तमीज से तहजीब से खड़ी हैं। इस पे ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे जो फेमिनिस्ट्स हैं, पीटीआई खुद और दीगर और सोशल एक्टिविस्ट हैं, फेमिनिस्ट्स हैं, उन्होंने इस बात पे कड़ी तनकीद की, मगर डेफिनेटली डॉग विस्लिंग थी कि पीटीआई की औरतें गलत औरतें हैं, हमारी औरतें पाकिस्तानी तहजीब से तमीज से खड़ी हुई हैं, नाच गाना नहीं हो रहा। मगर जो धरना है, जिससे फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट रेफरेंस बनता है धरने का मेंशन, ये 2014 वाले धरने का मेंशन है जो इमरान खान ने, इधर अटक गया था इमरान खान पूरे सिस्टम के गले में, वो उसका मेंशन 4 बार किया। तो इवन तो इमरान खान का नाम एक बार लिया, पूरी स्पीच में, उस 25-30 मिनटों में, पूरी स्पीच में इमरान खान और उसकी पार्टी के खिलाफ अलग अलग तरीकों से आप कह सकते हैं लैंड माइन बिछाए हुए थे मियां साहब ने अपनी स्पीच में। फिर ऑफ कोर्स सियासती बातें, अब सियासती बातों में हाँ, मुझे क्यों निकाला तो नहीं बोला, मगर निकाला जरूर बोला। निकाला एक बार बोला, बर्बादी मेरे जाने के बाद जो हुई है, उन्होंने कहा वो एक बार, नवाज शरीफ के जाने के बाद, मैं नहीं करते, वो नवाज शरीफ करते हैं, नवाज शरीफ के जाने के बाद जो बर्बादी हुई है उसको एक बार मेंशन किया। सियासत का लफ्ज सिर्फ 2 बार मेंशन किया। आईन जिसकी बालादस्ती ये बड़ी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं, पिछले 16 महीनों में इन्होंने जो आइन का हशर किया है, जबरदस्त आपके लिए जो आईनी करारदादें पेश की हैं, जब जो आईएसआई, पुलिस, एमआई जो अब आपके साथ कर सकती है, आपको उठा सकती है, गायब कर सकती है, आपके फोन, ईमेल्स, हर चीज चेक कर सकती है, जो बाकी जो आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं कि उनका बाकी पाकिस्तानियों के लिए आइन एक तरफ और शरीफ खानदान के लिए आइन एक तरफ, वो जो है आइन को भी इन्होंने माशाल्लाह से 3 बार मेंशन किया है। मगर रियासती इदारे का जो लफ्ज है, बड़ा जबरदस्त लफ्ज है, इसका मतलब वाजे है, फौज, शायद जुडिशरी, उनको फौज या जुडिशरी को मेंशन नहीं किया गया, मगर रियासती इदारे एक बार मेंशन किया है, और वो भी आइन के साथ साथ मेंशन किया कि इनको साथ चलना पड़ेगा। किसी भी सियासी जमात का नाम नहीं लिया, किसी और सियासी इत्तेहादी लीडर का नाम नहीं लिया, किसी का शुक्रिया अदा नहीं किया, मगर पार्टी के अंदर के लीडर्स, हनीफ अब्बासी का एक बार नाम लिया, जिनका नाम इस रेफरेंस में लिया कि उन्हें जेल सजा हुई। ख्वाजा साद रफीक जो स्टेज वो डायरेक्टर बने हुए थे, उनका भी एक बार नाम लिया। इसके अलावा मुस्लिम लीग अपनी जमात का 2 बार नाम लिया, और खोया हुआ मकाम, क्योंकि अब ये नैरेटिव बिल्डिंग करने लग गए थे, खोया हुआ मकाम पाकिस्तान के लिए जरूरी है, उसका एक बार मेंशन किया। कौमी गैरत को वापस आना चाहिए, इसका एक बार नाम लिया। इखलाकियात की सियासत, इसको 2 बार मेंशन किया। मसाइल, इसको दीगर बार मेंशन किया। डबल स्पीड एक लफ्ज इस्तेमाल किया, इनका भाई शहबाज स्पीड लफ्ज इस्तेमाल करता है, मगर इन्होंने डबल स्पीड इस्तेमाल किया, शहबाज स्पीड नहीं बोला। जो इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसका एक बार नाम लिया। गुर्बत दीगर बार मेंशन की। तकदीर जो अब ये बदलने वाले हैं पाकिस्तान की, उसको एक बार मेंशन किया। इंसाफ जिसकी बहुत जरूरत है पाकिस्तानियों को, उसको सिर्फ 2 बार मेंशन किया। और हक और हकूक, ये जो लफ्ज है जिसकी पाकिस्तानियों को इस वक्त सख्त जरूरत है, इसको भी 2 बार मेंशन किया। मगर फिर ऑफ कोर्स फेवरेट सब्जेक्ट जो है मियां साहब का, इमरान खान और उसकी पार्टी की औरतों की बेइज्जती के अलावा जो फेवरेट सब्जेक्ट है आजकल और हमेशा से रहा है, वो मईशत है। पीएमएल नून ने अपने जो वोट बेचे हैं, जो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एक तबका है, जो उनका जो एक दुकानदार, एक आप कह सकते हैं तिजारती तबका है जो उनको सपोर्ट करता है, उसके लिए इन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो बड़े जरूरी हैं, क्योंकि ये एक्चुअली इनका पॉलिटिकल क्रक्स है, इनका कैंपेन है। बाकी तो जो है फैमिली की बातें कर ली और इमरान को गालियां बगैर दिए दे दी, मगर इकोनॉमी पे इन्होंने काफी जोर दिया। रोजगार 2 बार मेंशन की। रोटी की कीमत पूछी। रोटी कौन से आटे से बनती है, लाल आटे से, खमीर आटे से, जिससे ये तो नहीं पूछा, मगर रोटी के बारे में कल बहुत बात की, शायद मियां साहब को भूख लगी थी। मगर रोटी का दाम, रोटी का काम और रोटी का मेंशन 5 बार हुआ। डॉलर का मेंशन, डॉलर, इसहाक डॉलर, और वो वाले नहीं, दूसरा एक्चुअल डॉलर, इसहाक डॉलर नहीं जो अमेरिकन करेंसी है, उसका 6 बार कम से कम मेंशन
किया गया। गरीब अवाम, गरीब ये जो लफ्ज है गरीब, गरीब का मेंशन 3 बार किया। पेट्रोल का 2 बार मेंशन किया गया। चीनी, ऑफ कोर्स मियां साहब मीठे के शौकीन हैं, 2 बार चीनी का मेंशन किया, मगर ऑफ कोर्स मैं तंज कर रहा हूं, 2 बार चीनी का मेंशन, चीनी के रेट्स के हिसाब से मेंशन किया। और कशकोल, जिसको हर एक तोड़ना चाह रहा है, मेरा ख्याल है अयूब खान के जमाने से अब तक, जो पहला IMF लोन है जब से लेकर अब तक, हर पाकिस्तानी तोड़ना चाह रहा है। इन्होंने भी इसका इरादा किया और कशकोल का नाम 3 बार लिया। अब मुआशी बात के साथ साथ इन्होंने ऑफ कोर्स जो लीगल इनके ऊपर जो केस वगैरह लगे हैं उसका भी मेंशन किया, जो सजा भुगती है उसका भी मेंशन किया, जेल का नाम और 3 बार लिया। जाली केस का नाम 1 बार खाली लिया, ज्यादा मेंशन नहीं किया अपने पिछले जो उनकी सजा हुई है, पिछले जो पैनामा लीक्स के ट्रायल हुए हैं और मुल्क बदर मतलब जिला वतन जो ये हुए थे उसका भी 1 बार मेंशन किया। तो रिसेंटली जो हुआ है उसका कम मेंशन किया जो उनके साथ हुआ है, और पिछली जो परफॉर्मेंस है उस पे इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। एक तो ऑफ कोर्स अगर हम अचीवमेंट्स और परफॉर्मेंस की बात जाए तो मियां साहब वो 1990 वाली जो इनकी जो 2 हुकूमतें 90s में गुजरी हैं उसका बहुत इन्होंने बहुत बार बार मेंशन किया। एटम बम, लग रहा था कि ये AQ खान साहब के लेबोरेटरी में उनके असिस्टेंट थे, क्योंकि लग रहा था कि एटम बम इन्होंने ही बनाया है। तो एटम बम का इन्होंने इस्तेमाल, इस लफ्ज का, एटमी हथियार, एटम बम, एटमी कुवत, एटम जो है उसका इन्होंने मेंशन 6 बार किया। सदर क्लिंटन जो बेचारे ऑफ कोर्स उनके बाद सदर ओबामा आए हैं, उनके बाद सदर बुश आए हैं, उनके बाद सदर बाइडन आए हैं, सदर ट्रंप आए, इतने बहुत सदरों का नाम लेने की बजाय बस अपनी जो इनकी एक मुलाकात थी सदर क्लिंटन को, उनका सदर क्लिंटन का नाम अमेरिकी सदर का 3 बार लिया। किस कॉन्टेक्स्ट में लिया कि वो मुझे $5 बिलियन दे रहा था कि मैं न्यूक्लियर टेस्ट ना करूं। 5 बिलियन, वो $5 बिलियन इनको अभी तक याद है। तो उस $5 बिलियन का मेंशन 3 बार किया, मतलब $1.5 बिलियन से हम उसकी डिवीजन कर सकते हैं। लोड शेडिंग बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट निकला, कम से कम 5 बार, मेरी गिनती के मुताबिक 5 बार लोड शेडिंग मेंशन की, कम से कम 6 बार बिजली का लफ्ज मेंशन किया, और कम से कम 7 बार इन्होंने बिल का लफ्ज मेंशन किया। इनफैक्ट बिल, किसी बंदे का बिल हवा में ऐसे उड़ाया भी, दिखाया भी। ये अजीब सी बात है ये जो, और इस कॉन्टेक्स्ट में चीनी का रेट, बिजली का रेट, रोटी का रेट, ये सब इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने पेश किया कि मेरे जमाने में सस्ती होती थी। ठीक है, फिर हम चले जाते हैं बादशाह हुमायूं के जमाने में या बादशाह अकबर के जमाने में, जब रोटी तो मुफ्त होती थी, उसे ले आते हैं कहीं से, कहीं दफन हुआ है वो आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में, उसको ले आते हैं, या अयूब खान को ले आते हैं, क्योंकि उसके जमाने में हमने सुना है उसके जमाने में भी रोटी सस्ती होती थी। तो ये अगर आप माशाल्लाह से जो 40 साल जो अब हो गए हैं आपको पाकिस्तान की सियासत में, इस 40 साल वाली अगर आप रेट्स, अगर आप 1990 वाले, 1995 वाले अगर आप रेट्स डिस्कस करेंगे मियां साहब, तो फिर इकोनॉमिक एनालिसिस तो नहीं हुआ, मगर इन्होंने 90s की जो दिहाई है वो, उसको बड़ा इन्होंने याद किया। एशियन टाइगर कह रहे थे, ये लफ्ज एक बार इस्तेमाल किया। अब एशियन टाइगर 1990s, लेट 1990s में कोरिया, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे ममालिक बूम कर रहे थे, तो उस वक्त वो लफ्ज एशियन टाइगर जो है वो निकला था। अब पाकिस्तान के उस जमाने में लीडर थे, इन्होंने भी कोशिश की ये एशियन टाइगर बने, नहीं बन सका, इनको निकाल दिया गया, और भी बहुत मसले हुए, 9/11 हो गया, पाकिस्तान कहीं और चला गया, तारीख बदल गई, मगर इनके दिमाग में वही लेट 90s वाले नवाज शरीफ लगता है ये उधर से नहीं निकला, एशियन टाइगर बनाना चाह रहे थे। ये लफ्ज पॉलिटिकल साइंस में, न्यूज में, करंट अफेयर्स में, इकोनॉमिक एनालिसिस में कम से कम 15-20 साल से ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है, मगर नवाज शरीफ एक 20-25 साल पुराना एक बयानिया, इकोनॉमिक बयानिया कल लोगों के सामने रख रहा था, जैसे उसने बिरयानी और बाकी जो चीजें रखी हुई थी। क्यों? क्योंकि शायद उसका, ये वही नवाज शरीफ है इन अ वे जो अपने एक नॉस्टैल्जिक पास्ट में, अपने एक माजी में स्टक है, एक वो इंटाइटल्ड जो उसका एक माजी है कि भाई 90s में मैंने सही वोट जीते थे, मैं अमीरुल मोमिनीन बनना चाह रहा था, मेरे पास 2/3 जो थी वो मेजॉरिटी थी, और तुम लोगों ने मेरे साथ ज्यादती की। बात इन अ वे सही है, ज्यादती इन अ वे आप कह सकते हैं हुई है, बिल्कुल मार्शल लॉ लगा है, मुशर्रफ ने इनको हटाया है, बिल्कुल अग्रीड, मगर बयानिया इवॉल्व नहीं हुआ नवाज शरीफ का, वही अल्फाज 20 साल पुराने इस्तेमाल हुए।
हाँ एक नया लफ्ज इस्तेमाल किया G20। G20 एक नया इदारा है, हम पाकिस्तान को G20 में डालना चाह रहे थे, ठीक है, वेरी गुड। तो वो एक नया इन्होंने एक एडजस्ट किया, मगर जो एक ऑब्सेशन है शरीफों का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, कंस्ट्रक्शन के साथ, बजरी और रेत के साथ, बिजली और रेत मैं कह रहा हूं, मोटरवे, ओ माय गॉड, मोटरवे का मेंशन 8 बार हुआ, एक एक मोटरवे बताया, गिलगित स्कर्दू मोटरवे, हैदराबाद कराची मोटरवे, सखर ठट्टा पता नहीं सखर मुल्तान मोटरवे, मुल्तान लाहौर ओ माय गॉड, मोटरवेज का तो ये बंदा एक्सपर्ट है, मोटरवे पे मोटरवे बना के कुछ 5-6 मिनट मोटरवेज पे बात की, ग्रीन लाइन का एक बार मेंशन किया गया, ऑरेंज लाइन का एक बार मेंशन किया गया, अपने भाई को उन्होंने क्रेडिट दिया। अच्छा, मुझे सांस चढ़ गई है इनके मोटरवेज की बात करके, बट आगे भी थोड़ा सा आप सुन लें कि आगे अब इन्होंने क्या करना है। आगे इन्होंने ज्यादा अपनी जो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स हैं उनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया कि आगे इनका इकोनॉमिक एजेंडा क्या है। अक्सर ऐसी स्पीचेस में बंदा अपना मैनिफेस्टो, अपना जो कैंपेन का एजेंडा है वो पेश करता है। डेफिनेटली एक इलेक्शन के लिए तैयारी की स्पीच थी, या लगता है, तो इलेक्शन तो खैर जरूरी नहीं है इनके लिए, मगर लगता है अगर हम उसे टेक्निकली देखें तो आगे आप क्या पेश करना चाह रहे हैं। इन्होंने खाली 2 चीजें मेंशन की, एक पाकिस्तान को आईटी पावर बनाएंगे, शायद जैसे हिंदुस्तान ने बनाया हुआ है, और एक पाकिस्तान को एक ज़राती पावर बनाएंगे, ज़रात। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ज़रात का अपने करियर में कम मेंशन किया है। ज्यादातर इनके जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स वगैरह, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब रोडें, मतलब हाईवेज, मतलब के एयरपोर्ट्स, इस किस्म के इनके प्रोजेक्ट्स अभी तक रहे हैं। आज इन्होंने ये ज़रात वाली लाइन इस्तेमाल की है। अब ये ज़रात वाली लाइन कौन इस्तेमाल कर रहा है? पिछले 6-8 महीनों में कौन इस्तेमाल कर रहा है? आपकी यादाश्त ताज़ा करूं अगर आप इजाजत दें। फौज ज़रात में घुस चुकी है, एग्रीकल्चरल में, कॉर्पोरेट फार्मिंग में घुस चुकी है। इस सब में ऑफ कोर्स जहांगीर खान तरीन का नाम भी आता है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फार्मर है। इसलिए शायद जो उसके कुछ लोग हैं वो एयरपोर्ट पे मौजूद थे, इसलिए शायद जहांगीर खान तरीन और नवाज शरीफ का जो इत्तेहाद है उसकी बात हो रही है। मगर एनीवेज ये एक नया बयानिया था। नवाज शरीफ अक्सर आईटी की बातें नहीं करता, नवाज शरीफ अक्सर ज़रात की इतनी बातें नहीं करता जितना उसने कल क्लियरली एक ये जो SIFC बना है और ये जो माइनिंग और ये जो एग्रीकल्चर की बातें फौज करती आ रही है उसको बैकिंग दी। अब बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की। फॉरेन पॉलिसी जरूरी है क्योंकि फॉरेन पॉलिसी के बेसिस पे ही तो हमारा मुल्क एक है ही, एक दुनिया की एक जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उसकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। तो कल जो हम महीनों से असेस कर रहे हैं, कल नवाज शरीफ ने अपने मुंह से बोल दिया कि क्या होने वाला है। तो हमारा जो एनालिसिस है बिल्कुल 100% स्पॉट ऑन है, एंड आई एम वेरी प्राउड कि ये जो चीजें मैं कम से कम बक रहा हूं इतने अरसे से वो एक्यूरेट है, सच है। फॉरेन पॉलिसी का इन्होंने एक बार मेंशन किया, मगर अपने हमसाए हैं, हम हमसाए से लड़ाई नहीं कर सकते। किस हमसाए की बात कर रहे हैं आप? ऑब्वियसली हिंदुस्तान की। हमसाए का नाम 3 बार लिया और फिर बेचारे ने गलती से फिर इंडिया का नाम ले ही लिया। कश्मीर का एक बार मेंशन हुआ, इंडिया का एक बार मेंशन हुआ, ईस्ट पाकिस्तान का 2 बार मेंशन हुआ, फिर बांग्लादेश उसका ना एक बार मेंशन हुआ। मगर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कर दी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, और ये बात जो है ये जुज है। अगर ये हम समझ जाएं तो हमें समझ आ जाएगी कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट में पाकिस्तान अपना हिस्सा कैसे डालना चाह रहा है और इस बंदे को वापस आपने क्यों बुलाया है, क्यों इसे रुजू किया। इसने कहा कि अगर हालात अच्छे होते, मियां ने कहा कि अगर हालात अच्छे होते तो ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है वो हम भारत को लेके बीच में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते। ये लफ्ज एक बार इन्होंने इस्तेमाल किया। इंडिया, बांग्लादेश, साउथ एशिया और अपने हमसायों से ना लड़ाई करने के बयानिए में ये हमने पहले नहीं सुना। कॉरिडोर्स बहुत सारे बन रहे हैं खित्ते में। एक कॉरिडोर चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं जो जिसपे अब फौज, बाकी हमारी स्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और ऑफ कोर्स जो उसको सिक्योरिटी खतरात हैं उनकी वजह से, उनके गो स्लो होने या करवाने की वजह से सीपैक तो तकरीबन बंद हो गया है, यह तो आपको पता है। मगर जो बात चल रही थी कि नवाज शरीफ को, क्योंकि ये मोदी का यार है, एक जमाने में ये गाली थी, आज ये एक लकब है। और नवाज शरीफ के बारे में इंडियन एस्टैब्लिशमेंट, इंडियन प्रेस, इंडियन इंटेलिजेंसिया अब बोलने लग गई है कि मोदी
गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट तो कहीं नहीं जा रही, वो तो स्ट्रॉन्गर देन एवर है, तो मोदी गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि भाई अगर पाकिस्तान को अगर नॉर्मलाइज करना है तो बस नवाज शरीफ से हम बात करेंगे, बाकी ये जो अरे गैरे नथुआरे हैं इनसे नहीं बात करनी है हमने, स्पेशली इमरान खान से तो हमने बात नहीं करनी, वो बदतमीज है, बहुत इंडिपेंडेंट है, जो भी है, पठान है, जो भी है, मोदी साहब की इमरान खान से नहीं बनती। इमरान खान ने वैसे ही उसके साथ ट्विटर पे आगे पीछे स्मॉल मैन बिग ऑफिस फैशिस्ट वगैरह ऐसी इस्तेमाल जुबान की भी है, खान साहब भी कम नहीं थे। तो एनीवेज द इंडियंस हैव सेड कि दे विल ओनली डील विद पाकिस्तान इफ नवाज शरीफ इज इन चार्ज। ये चीज कंफर्म हुई हुई है इंटेलिजेंसिया, इंडियन इंटेलिजेंसिया के सर्कल्स में, और नवाज शरीफ ने आके ही कहा कि डेफिनेटली जी हमसायों से हमने लड़ाई नहीं करनी, हमसायों के सामने हमने झुक जाना है, और फिर हमसायों के साथ हमने कॉरिडोर बनाना है, तिजारत करनी है, ताकि जो हमारे बांग्लादेशी भाई हैं और हम हैं और हिंदुस्तानी जो बीच में हैं, हम सब खुशहाल रहें। इस सब में कश्मीर का क्या होगा, उसका एक बार मेंशन किया कि कश्मीर का कोई हाल तमीज होना चाहिए, बट कश्मीर पे वो जोर नहीं दिया जो नवाज शरीफ एक बार देता था। ये बहुत जरूरी एक बयानिया है, इस पे हम कभी और गौर फिक्र करेंगे, जैसे इनकी जो पॉलिसी है, अगर वो पॉलिसी बनती है, अगर इलेक्शन होते हैं, अलग ये वाकई जीतते हैं, तो फिर हम देखेंगे क्या होता है। मगर क्या होता है इसमें कि फलस्तीन पे भी वेरी स्मार्ट, फलस्तीन का नाम एक बार नहीं 2 बार लिया, फलस्तीन के लिए दुआ करवाई मियां साहब ने, और फिर फलस्तीन को एक बार नहीं 2 बार कंडेम किया, जद किया कि फलस्तीन में जो हो रहा है, मगर इजराइल का नाम एक बार भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नहीं लिया। फलस्तीन का 2 बार मेंशन किया, उधर जो हो रहा है उसको 2 बार कंडेम किया, मगर इजराइल का नाम नहीं लिया। वेरी स्मार्ट। फिर आखिर में ऑरेटरी जिसे कहते हैं, क्राउड को चुकना, क्राउड को जिसे कहते हैं साथ लेके चलना, इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी पार्टी में कम से कम बेस्ट आदमी है, हालांकि उनकी जो एज है उसके बावजूद कहा जाता है कि अपनी पार्टी का सबसे वो इस वक्त बिगेस्ट वोट गेटर है, शो स्टॉपर है, इसलिए उसका वापस आना जरूरी था। तो इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जबरदस्त जी एक दिखाया, एक तो दुआ, कम से कम 4 दुआएं की अपने क्राउड के साथ, दुख दर्द, ये जो लफ्ज हैं, दुख दर्द, आपका दुख दर्द मेरा दुख दर्द, इसे 4 बार मेंशन किया। जज्बा क्राउड का जो था उसको 2 बार मेंशन किया। आंसू 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 जो सबके आ रहे थे उसको 3 बार मेंशन किया। शेर, नवाज शरीफ ने बहुत लगता है शेर व शायरी पढ़ी है पिछले 2-3 साल जो गुजारे हैं लंदन में। शेर, 3 शेर पढ़े, गालिब का 3 बार मेंशन किया। लगता था मतलब बस वो चादर नहीं थी और मियां साहब कहीं किसी लखनऊ के किसी गाय तकिए पे नहीं बैठे थे, वरना तो लग रहा था कि मतलब मियां साहब गालिब बन चुके हैं। आई लव यू टू बोला क्राउड ने, किसी ने बोला आई लव यू टू, तो थोड़ा सा क्राउड को भी वर्क किया, एक बार आई लव यू बोला। मोहब्बत, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आप मुझसे मोहब्बत नहीं, नवाज शरीफ आपसे मोहब्बत करता है, आप नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं, ये 2 बार बोला। अवाम का लफ्ज 5 बार से ज्यादा मेंशन किया। नया सफर जो अवाम अब इनके साथ करेगा उसको 2 बार मेंशन किया। मिलकर करेगा, इसको भी 2 बार मिलकर मेंशन किया। हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर हल्फ लिया, अवाम से सपोर्ट ली, 2 बार हाथ उठाया अवाम का, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान का नाम शुक्र है कि कम से कम 10 से ज्यादा बार लिया। समरी क्या है जनाब, एक तो जबरदस्त अंग्रेजी में एक लाइन है, द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे स्टे द सेम, जितनी चीजें बदलती हैं उतनी ही वैसे ही रहती हैं। अब सदर ट्रंप जो शायद अगला इनका फिर से अमेरिका का सदर बन जाए, मगर एनीवेज उसने अपना पहले सदर बनने से पहले एक जबरदस्त किताब लिखी थी, बहुत लोगों ने उस किताब पढ़ी थी। उस किताब का नाम था द आर्ट ऑफ द डील। द आर्ट ऑफ द डील मतलब डील मेकिंग कैसे होती है। नवाज शरीफ भी डील मेकिंग के ऊपर एक कम से कम एक किताब तो लिख सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ ने जो डील की है, लगता है इससे वाजे हो गया है कि नवाज शरीफ से बेहतर कोई डील मेकर पाकिस्तान की तारीख में कम से कम पैदा नहीं हुआ। कहते हैं आसिफ जरदारी बहुत बड़ा डील मेकर है, मगर मेरे हिसाब से तो जो हो गया है कल परसों में जो हमने देखा है, आसिफ जरदारी तो स्मॉल टाइम प्लेयर है, तो छोटी मोटी डीलें करता है, छोटा तिजारी है। नवाज शरीफ मेक्स बिग डील्स, और ये जो बिग डील इन्होंने बनाई है, इसमें ये इनकी वापसी हुई है, इसमें इनके खानदान के खिलाफ और इनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं लगता है सब माफ हो गए हैं। इसमें जो एक अरबियों के अरब आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, इसमें इंडिया के साथ ट्रेड नॉर्मलाइजेशन, सिक्योरिटी नॉर्मलाइजेशन की बातचीत चल रही है, शुरू हो गई है,
اور یہ جو ڈیل ہے ویری امپورٹنٹ، یہ ایسی ڈیل ہے جو فوج یہ فوج چلیں فوج نہیں کہوں گا، اس فوج کے سربراہ جو ہیں، لیڈرز جو ہیں، اس فوج کے جنرلز جو ہیں، ہمیں فرق کرنا پڑے گا فوج اور اس کی لیڈرشپ میں. وقت آ گیا ہے، یہ بغاوت کی بات نہیں ہے، یہ سیاست کی بات ہے. تو ہمیں فرق کرنا پڑے گا ایک عام فوجی افسر، ایک عام فوجی جوان اس سے، اور پھر جو فوج کی جو لیڈرشپ ہے جس کے آبویسلی پولیٹیکل اور اکنامک اور فائنینشیل سٹیکس ہیں پاکستان کی اس ڈیل میکنگ میں. تو فوج یہ اس ڈیل کو پسند کرتی ہے، اور لگ رہا ہے کہ ابھی جو ڈیل ہے جو باقی سب نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، انڈیا نے، عربیوں نے، نواز نے، باقی جو ان کے اتحادی ہیں انہوں نے، اور جی ایچ کیو نے، کیونکہ اب یہ جو 6-7 جو سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ اب جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس کے پاس جا کے اس کا منہ کھول کے ایسے کر کے اس کے اندر یہ ڈیل، اس کے منہ میں یہ نوالا جو ہے وہ تن رہے ہیں زبردستی سے، کیونکہ لگ نہیں رہا ابھی بھی جو لیٹسٹ نمبرز، پولز وغیرہ، اوپینینز جو ہیں وہ چل رہے ہیں، لگ نہیں رہا کہ نواز شریف اگر کل ایک کھڑا ہو جائے عمران خان کے سامنے تو وہ الیکشن فیئرلی اور اسکوئرلی جیت سکے گا. مگر تھوڑا سا ریپ کرتے ہیں آپ، اگر یہ فلم ہوتی تو یہ جو زبردستی کا رشتہ ہے اس میں پاکستانی عوام دلہن ہوتی، اور باپ جو ہوتا وہ فوج ہوتا، اور وہ کہتا کہ تمہاری میں شادی ایک ایسے دولے سے کروا رہا ہوں جو مجھے پسند ہے، تمہیں پسند ہو نہ ہو، کیونکہ وہ بہت سارا جہیز لا رہا ہے، اور کیونکہ وہ صحیح برادری کا ہے، وہ صحیح جہیز لا رہا ہے، اور تمہاری ڈولی کا لوٹری ہے. اور اگر یہ فلم ہوتی تو پھر دلہن بہت روتی جیسے وہ آج کل رو رہی ہے، اور پھر یہ جو موٹا گنجا ایک دلہا ہے وہ آتا بہت سارا جہیز لے کے، بڑے سے گھوڑے پہ، بہت بڑی سی بارات میں، اور وہ جو دلہن ہے، جو عوام ہے بیچاری، وہ رو رہی ہوتی، اور بالکل آخری منٹ پہ ایک موٹر سائیکل پہ زبردست سی، وہ CD-70 نہیں، اچھی والی جو ہیوی بائک ہوتی ہے، اس پہ ہیرو آتا لیدر جیکٹ پہن کے، اور وہ گھوڑا چھوڑا، وہ جو موٹے کا گھوڑا ہے دلہے کا، جہیز والے دلہے کا، وہ گھوڑا اس موٹے کو گرا دیتا، اور وہ جو ہے تھوڑی سی فائٹنگ ہوتی، تھوڑا سا ایکشن ہوتا، اور پھر آف کورس وہ بہت زخمی ہوتا جو ہیرو ہے، اور پھر وہ ایک سپیچ کرتا، وہ روتا، وہ بالکل رونے والی سپیچ کرتا، ایک بڑی ایموشنل سپیچ کرتا، اور جو باپ ہے جس کا آبویسلی جو امریش پوری میں کاسٹ کرتا، جو باپ ہے فوجی باپ، وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، اور وہ پھر کہتا ہے کہ سمرن جی لے اپنی زندگی، وہ والا سین ہو جاتا، اور ہر ایک ہیپلی ایور آفٹر ہوتا، اور وہ جو موٹا جہیزی جو دلہا ہے وہ کہتا ہے کہ پاجی میرا کیا اسی، تو پاجی کہتا بہ جا رائٹ، اینڈ یہ موٹر سائیکل پہ یا ٹرین پہ یا جس پہ بھی یہ اٹھا کے اسے لے جاتا، اور دل والے دلہنیاں لے جاتے، اور پاکستان میں everybody would have lived happily ever after. But وہ جو ہیرو ہے وہ بند ہے، کوئی موٹر سائیکل نہیں ہے اس کے لیے، he is not allowed to come. وہ نہ لڑائی کر سکتا ہے، نہ وہ ایموشنل کوئی سپیچ کر سکتا ہے، وہ نہ موٹر سائیکل چلا سکتا ہے، نہ وہ پہنچ سکتا ہے. یہ جو زبردستی کی شادی ہو رہی ہے آپ کی، جو رشتہ ہو گیا، دلہا آ گیا ہے، گھوڑے پہ آ گیا ہے، ہوائی گھوڑے پہ، برات لایا ساتھ، اپنی براتی آئے ہیں ساتھ، اس کے جہیز لایا ہے، بہت عربیوں سے جہیز لایا ہے، ہندوستانیوں سے جہیز لایا ہے، اور اب آپ کے ساتھ وہ زوری جناب الیکشنز کے ذریعے نکاح پڑھا رہا ہے. یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جس سے نکاح پڑھانا چاہ رہی ہے اس کو انہوں نے کر دیا بند. عمران کا کیا ہوگا؟ عمران کا کہہ سکتے ہیں کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے اب کہ عمران کا مورسی ماڈل، مجھے جو مصر کے جو سابق جو لیڈر تھے ان کے ساتھ جو ہوا ہے، مجھے مورسی ماڈل نظر آ رہا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ عمران کے ساتھ لیاقت ماڈل ہوگا، کوئی سپیچ ویچ کر رہا ہے تو مار دیا جائے گا. یہ ماڈل جو ہے لیاقت علی خان کو جیسے سپیچ کے دوران شہید کر دیا گیا تھا، یہ ماڈل ناکام رہا ان کا. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ عمران کے ساتھ بھٹو ماڈل ہوگا، مطلب کہ اسے ٹھک کر کے 1-2 سال میں سے سزا دے دیں گے. اور مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ یہ بھٹو ماڈل کر سکیں گے، کیونکہ بھٹو آج بھی زندہ ہے اور مہنگا پڑتا ہے ان سب کو. وہ بھی نہیں کریں گے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مینڈیلا ماڈل ہوگا، کہ اسے اتنے لمبے سزا دو کہ لوگ بھول ہی جائیں. اور مینڈیلا کے پاس تو 30-35 سال کی سزا بھگتنے کا وقت تھا، اسے جوانی میں سزا ہوئی تھی. اور اس کا جو پارٹی ہے اور بھی لوگ، اس کا کاز جو ہے اور بھی لوگ چلا رہے تھے، زیادتیاں اس کی پارٹی کے خلاف، لوگوں کے خلاف جو ہو رہی تھیں وہ ہو رہی تھیں. تو شاید مینڈیلا پھر جب نکلا تو اسے کم از کم میرا خیال ہے 1 یا 2 ٹرمز ملی، مگر وہ خان کی وہ ایج نہیں رہی. تو اس لیے مورسی
کا جو ماڈل ہے, جو مرسی کو سزا ہوئی, سزا کے درمیان اس کا سزا ہی کے دورانیے میں اس کے ایک پہ ایک اس کے کیس ہوتے رہے, ایک کیس پہ سزا کی, دوسرے کیس پہ ٹرائل, تیسرے کیس پہ ٹرائل, کورڈ ٹرائل, جیل ٹرائل, ان پریزن ٹرائل چلتا رہا, اور وہ جیل میں ہی ٹرائل کے دورانیے میں ہی وہ فوت ہو گیا. لوگوں نے کہا سلو پوائزننگ ہوئی, لوگوں نے کہا ہارٹ اٹیک ہوا, کسی نے کبھی الاؤ نہیں کیا آٹوپسی وغیرہ, اس کو دفن کر دیا. اس کا کاز زندہ ہے مگر مرسی ختم ہو گیا ہے. مگر یہ جو فلم کی جو ہم بات کر رہے تھے, یہ پاکستانی جمہوریہ کی جو فلم ہے, یہ سب فلموں کی طرح اس میں ڈرامہ ہے, اس میں فکشن ہے, فارس ہے, اور سب فلمیں کیونکہ فکشنل ہوتی ہیں وہ ایک جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہیں. مگر یہ جو فلم ہے یہ ایک فیکٹ بن گئی ہے. جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف از بیک and he is at this point, at this rate, probably your next prime minister, unless something miraculous happens within the judiciary or the people of Pakistan make a change on the street. یا تو کوئی معجزہ ہو جائے جوڈیشری میں, یا پاکستانی عوام کا نو مور اور باہر نکل آئے. دونوں جو ہیں ان کی جو چانسز ہیں ہونے کے بہت کم ہیں. نواز شریف اور اس کے جو بیکرز ہیں وہ جانتے ہیں پاکستان کی عوام کی نیچر کو. پاکستان کی عوام شاید بغیرت ہے, شاید دلیر ہے, شاید پسی ہوئی ہے, یہ ہم نہیں کہہ سکتے, مگر ضرور ایک چیز کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی عوام چپ ہے, اور کیونکہ وہ چپ ہے تو کسی اور کا جو سائلنس ہے اسے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپروول کی طرح ہی لیا جا رہا ہے. سو واٹ کین آئی سے. ویلکم بیک میاں محمد نواز شریف, ویلکم بیک. اور یہ شاید میں پھر سے کہوں گا کہ یہ جو بازی ہے یہ شاید آپ لے جائیں, اور اس بار آپ پھر سے آ جائیں. مگر بازی تو آپ یہ لے جائیں گے, مگر سوال بنتا ہے کہ جو گیم چل رہا ہے, جو چلے گا آپ کے بعد بھی چلے گا, یہ گیم کیا آپ اور آپ کی فیملی جیتیں گے اور پرائم منسٹر آپ بن جائیں گے, ٹھیک ہے, 4th ٹائم پرائم منسٹر بن جائیں گے آپ جیسے آپ نے ارینجمنٹ کی ہے, مگر کیا آپ پاکستان کے ایکچولی ایک لیڈر بن سکیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ پرائم منسٹر منسٹرز کا باس ہوتا ہے, اس لیے اسے پرائم منسٹر کہتے ہیں, وہ سب سے بڑا منسٹر ہوتا ہے. مگر لیڈر ایک قوم کا لیڈر ہوتا ہے, لیڈ کرتا ہے فرام دا فرنٹ. کین یو ڈو دیٹ؟ آئی ایم ناٹ ٹو شیور. اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ کریں, دعا میں یاد رکھیں. پاکستان زندہ باد.